नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अवकल समीकरण का हल पढ़ने वाले हैं कि अवकल समीकरण को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, कितने प्रकार के हल होते हैं, पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर हम साझा करने वाले हैं। अब तक चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है अवकल समीकरण का हल। पिछले वीडियो के अंदर हमने अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था कि अवकल समीकरण होती क्या है। आज अवकल समीकरण का हल। सबसे पहले अवकल समीकरण का हल की जो डेफिनेशन है वो सुनिए कि क्या होगा, करना क्या है अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए। तो जितने भी आपके पास ये इक्वेशन निकाली थी आपने, मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन थी d²y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस y बराबर 0। ऐसी इक्वेशन थी आपके पास और अब इसका हल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ये अवकलज गुणांक हैं हल होगा उसके अंदर ये अवकलज गुणांकों को हटाकर रिलेशन निकालना है स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर में, यानी y बराबर इस रूप में x प्लस सी, ऐसा कुछ हल आएगा। ऐसी जो आप समीकरण निकालते हैं यानी अवकल गुणांक जितने भी हैं आपके ये हटेंगे और हटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अवकल समीकरण का हल होगा, उसे अवकल समीकरण का आप हल कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है अवकल समीकरण की हल की। अब सुनिए, अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर जो अवकल समीकरणों को सोल्व करने वाले मेथड हैं, चरों का पृथक्करण, समघात, रैखिक अवकल समीकरण, उनके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं और अच्छे से उनको समझने भी वाले हैं। सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले सुनिए, अवकल समीकरण का हल है तो उसमें एक मिनट, हाँ, अवकल समीकरण का हल है। सबसे पहले आपने सुना होगा व्यापक हल। व्यापक हल के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा भी है। जनरल सॉल्यूशन इंग्लिश में हम कहेंगे इसे, जनरल सॉल्यूशन। पहले सुनिए व्यापक हल क्या है, फिर हम एग्जांपल से इसे करने वाले हैं। देखिए, व्यापक हल में क्या होगा, कोई अवकल समीकरण है उसका कोई हल है तो उसके अंदर जो हल है उसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर होंगे, ये बात डिपेंड करेगी अवकल समीकरण की कोटि पर, कि जो आपने अवकल समीकरण लिया है उसके अंदर कितनी कोटि है। अगर 2 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसके हल में, जो आपका हल है उसके अंदर स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 होगी। अगर 1 कोटि का है तो उसके अंदर स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 होगी। तो ऐसी इसकी डेफिनेशन होगी कि अवकल समीकरण के हल के अंदर स्वेच्छ अचरों की संख्या यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है तो वह जो हल होगा वह व्यापक हल होगा। इसके बाद 1-2 हल और हैं, उसमें थोड़ा सा रिलेशन है इन दोनों में, वो भी हम बात करेंगे। यानी क्या होगा कि किसी अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल व्यापक हल कहलाएगा, हल कहलाएगा यदि उस हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, किसकी, स्वेच्छ अचरों की, अभी एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा। स्वेच्छ अचरों की संख्या, शाबाश, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो तो ऐसा हल होगा अवकल समीकरण का, उसे आप जनरल सॉल्यूशन या उसे आप व्यापक हल कहेंगे। अभी एक एग्जांपल से हम करते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि कैसे हल मिलेंगे और उसके बाद जो विशिष्ट हल है, एक तो हो गया जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट हल इसी पर डिपेंडेबल है, वो कैसे आप करेंगे वो भी हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन है कि वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस b, जिसमें a b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। जिसमें ए बी स्वेच्छ अचर हैं
अचर है को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। एक दो अच्छे से एग्जांपल हम करेंगे इसके। अब देखिए, आपको कोई हल दे दिया अवकल समीकरण का, आपको अवकल समीकरण नहीं दी है, उसका सॉल्यूशन दे दिया है, उससे आपको अवकल समीकरण बनाना है। अब देखिए, यहां पर ये हल दिया है तो ये इसका व्यापक हल है। कैसे? इसके अंदर जो स्वेच्छ अचर है यही बता देगा कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। तो इसके अंदर मैंने कहा कि स्वेच्छ अचरों की संख्या उसकी कोटि के बराबर होगी। तो स्वेच्छ अचर इसमें कितने हैं? 1 और 2, यानी जो अवकल समीकरण आप बनाएंगे उसकी कोटि 2 होगी। कितनी होगी? 2 कोटि होगी, यानी 2 बार अवकलन आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अवकल समीकरण का निर्माण होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, चूंकि y बराबर a sin x प्लस b आपको दिया है समीकरण नंबर 1। अब एक बार अवकलन कीजिए dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर करेंगे a cos x प्लस b। और अगर आप उसके बाद डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। दोबारा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब देखिए, आप x प्लस बी का करेंगे तो इसके अंदर 1 आएगा और b आपका कांस्टेंट है तो उसका अवकलन ऐसे ही शून्य हो जाएगा, तो इसमें चिंता की बात है नहीं। अगर यहां पर गुणा में होता 2x तो आगे 2 आ जाता। अब देखिए, a cos x प्लस b, तो यानी cos का क्या होता है? माइनस साइन। ये छोटी छोटी चीजें आपको अवकलन का टॉपिक भी क्लियर करा रही हैं। साइन x प्लस बी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, जो समीकरण का मानक रूप होता है, यानी जो दोनों दाएं और बाएं पक्ष को आप ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। तो अब ऐसा कौन सा इसमें हम ऐड करें जिससे आपको 0 रिजल्ट मिल जाए? क्या मैं समीकरण 3 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो ये टोटल शून्य नहीं हो जाएगा? तो समीकरण लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से समीकरणों से क्या होगा? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या ऐड किया है? y प्लस वाई बराबर 0। ये क्या है? समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ऐसा ये अवकल समीकरण निरूपित हुआ है। सिंपल सी चीजें हैं, जितने भी स्वेच्छ अचर हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, मान लीजिए 2 हैं तो 2 कांस्टेंट हैं तो 2 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा और वो हमने आपके लिए बनाकर दे दिया है। ऐसे आपको चीजें बनानी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपकी 12th क्लास में है, आपके ग्रेजुएशन में है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं समझाने के लिए आपको 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम करा सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ी है। उसके बाद मैं आपके लिए जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो 30-40 क्वेश्चन का सेट आपके लिए लेकर आ सकता हूँ, 10-15 क्वेश्चन आपको और करवा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं। इतना ही कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको सैकड़ों निकालने पड़ेंगे, सैकड़ों क्वेश्चन निकालेंगे तब प्रैक्टिस होगी, अच्छे से प्रैक्टिस होगी। उससे बेनिफिट यही होगा दोस्तों, आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन निकाले हैं आपको, अब देखिए यहाँ पर तो आपको सोचना पड़ेगा, अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा भी इसमें कौन सा अचरों का पृथक्करण लगाऊं, समघात लगाऊं, रेखिक अवकल समीकरण बनाऊं, यथार्थ अवकल लगाऊं, बहुत सारे ऐसे 6-7 और भी आएंगे ऐसे, तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको कहा कि चीजें बुक में से उठती हैं, जो आपके पास बुक है उसमें से एग्जाम में आएंगे। तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका रिदम बन जाएगा, और रिदम बनेगा तो आप और भी ज्यादा जो आप क्वेश्चन देखेंगे उससे ही आप बता देंगे, क्योंकि लगभग चीजें एक जैसी हैं। क्वेश्चन देखते ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा और 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा भाई समघात नहीं लग रहा है तो अब उसके बाद हम रेखिक वाले पर चलते हैं। तो ऐसा नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रेखिक अवकल समीकरण से हल होगा, ये चरों के पृथक्करण से होगा, इसमें समघात लगाना पड़ेगा। बस वो चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितना अधिक हो उसके प्रैक्टिस दबकर कीजिए, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी भर्ती नहीं हो रही है, एक बार बहुत समय है, 4-5 महीने जितने भी है, एटलीस्ट 4-5 महीने तो आपको मिलेंगे, उससे पहले परीक्षा नहीं हो सकती। तो अच्छे से निकालिए, और भी लेट जा सकता है तो जो चीजें निकालें वो सॉलिड निकालें, उसके बाद आपको केवल मात्र उसमें रिपीट करना पड़े। और ऐसा ही काम हम आपके लिए कर रहे हैं कि आप जो चीजें करें वो सॉलिड होनी चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है। चलिए, लिख लिया होगा।
चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और करें या फिर चलिए ये तो ऐसा ही है। अब दोबारा सुनिए विशिष्ट हल, जो दूसरा हल विशिष्ट हल, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी आपने निकाला दोस्तों y बराबर मान लीजिए 5x और इसके अंदर जितने भी सवेच अचर थे 5x बराबर आप एक मान लीजिए एक फंक्शन माना था a sin x प्लस बी। अब आपने ये सॉल्यूशन माना है। अब इन सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन माना है, इसको स्पेसिफिक वैल्यू देना, इसको स्पेसिफिक वैल्यू देना, यानी वहां पर तो आप अवकल समीकरण का निर्माण कर रहे थे, अब इसी के अंदर आप इसे वैल्यू देंगे। मान लीजिए a बराबर 2 दे दिया और b बराबर आपने पाई बाई 4 दे दिया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, y बराबर 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। ऐसी आप वैल्यू देंगे और वो वैल्यू कहां से देंगे, आपको जो स्वेच अचर है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा ऐसा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वैल्यू कैसे आपको निकालनी है। तो सिंगुलर जो हल आपका पर्टिकुलर हल है उसमें यही है कि जो आपने स्वेच अचर है, व्यापक हल में जो स्वेच अचर थे उसको मान देना, उसको एक स्पेसिफिक विशिष्ट मान देना, वही आपका विशिष्ट हल हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो हल है वो विशिष्ट हल हो गया, उसमें स्वेच अचर नहीं है। इस बार जो आपने स्वेच अचर ए बी सी माने थे वो नहीं है, उसके बाद ऐसा हल आपको प्राप्त होगा। उसका भी क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में उपस्थित स्वेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, बस वो क्या होता है, आपका विशिष्ट हल होता है। तो ज्यादा इसमें एग्जाम्पल करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है इसमें। बाकी देखेंगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करा देंगे, करवा भी देंगे। चलिए आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। आपको अवकल समीकरण दिया है, ठीक है, क्वेश्चन है इसका विशिष्ट हल का। आपको अवकल समीकरण दी, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, क्वेश्चन से ही स्पष्ट है आपका विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है इसका। और वैसे दोस्तों इसके अंदर आप जो चीजें करेंगे, विशिष्ट हल ज्ञात करना है, ये आपका चरों का पृथक्करण जो मेथड आएगा उससे आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका आपको विशिष्ट हल ज्ञात करता हूं जो अभी 2 मिनट बाद हम करेंगे चरों का पृथक्करण वाला। देखिए सबसे पहले आपको dy अपॉन dx, मैंने कहा विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो अवकल समीकरण को आपको उठाना पड़ेगा। पहले हल तो निकालिए, इसका हल निकालेंगे, यानी y और x में रिलेशन निकालें, क्या कोई समीकरण बन रही है वो निकालें। उसके बाद आप विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। और आपको यहाँ पर वैल्यू भी दे रखी है दोस्तों कि x बराबर 0 और y बराबर 1 आपको लेना है विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए। जो विशिष्ट हल का तात्पर्य क्या हुआ, जो स्वेच अचर आएगा, स्वेच अचर कैसे आएगा यहाँ पर, जब आप इसका हल निकालेंगे। हल कैसे निकालोगे, इसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे, y और x निकालेंगे। अब देखिए dy को आप y में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा चरों के पृथक्करण से। देखिए चूंकि dy अपॉन dx बराबर आपको दे रखा है -4xy², ठीक है। अब देखिए dy अपॉन y² चरों का पृथक्करण कर रहा हूं मैं, यानी चरों के पृथक्करण में क्या होता है कि जो y वाले हैं उसे एक तरफ रखिए और x वाले एक तरफ कीजिए। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, dy अपॉन y² 4x dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए y की पावर 2 है, ऊपर जाएगा y की पावर -2 और -2 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 और ऐड कर दीजिए, यानी y की पावर -2 +1 अपॉन में -2 +1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 4x² अपॉन में 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये है आपका स्वेच अचर। अब देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा यहां से, y को क्या लिख सकते हैं यहां पर, -1 अपॉन y इक्वल होगा माइनस का 4x² अपॉन 2 और प्लस का c। याद रहे x बराबर 0 और y बराबर आपको 1 लेना है। अब यहां से आप c की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 1 अपॉन 2x² माइनस का
सी। देखिए यहां से 1/y करेंगे तो ये जो आपका रिजल्ट निकलेगा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x² प्लस सी आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x बराबर 0 और y बराबर आप 1 रखिए। जो स्पेसिफिक वैल्यू वही है, रिजल्ट तो आपका ये आ गया। व्यापक हल है तो ये व्यापक हल है आपका, इतना हल व्यापक है, लेकिन आपको विशिष्ट हल और ज्ञात करना है। विशिष्ट हल का अर्थ है कि जो कांस्टेंट है आपके स्वेज अचर हैं उनकी भी वैल्यू आपको रखनी है। यही फर्क है व्यापक हल और विशिष्ट हल में। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 1, तो यहां पर रखिए y बराबर यहां पर 1 रखा और x बराबर 0, तो यानी ये माइनस सी और ये इधर आपके पास माइनस का था, तो यहां पर ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। सी बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1 आ गया, और ये सी बराबर -1 वापिस आप इस समीकरण में पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, y बराबर 1/2x² माइनस का माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। कौन सा हल, विशिष्ट हल। ऐसे आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना होता है। वो था व्यापक हल, जहां तक आपने कांस्टेंट थे उसमें वो व्यापक हल हो गया, और जहां से आपने कांस्टेंट हटा दिए उसे आपने विशिष्ट हल कह दिया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक्स में। ठीक है, चलिए अब है विचित्र हल। बस अब विचित्र हल की तो नॉर्मल डेफिनेशन ही आपको रखनी है। विचित्र हल यानी ऐसा व्यापक हल जिसमें उसके स्वेज अचरों को विशिष्ट मान देने पर उस अवकल समीकरण का हल आपको प्राप्त न हो, तो वह क्या होगा, आपका विचित्र हल होगा। यानी विशिष्ट मान आपने दिए लेकिन फिर भी आपको हल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल जिसमें स्वेज अचरों को विशिष्ट मान देने पर उसका हल प्राप्त न हो, हल प्राप्त न हो, तो ऐसा अवकल समीकरण क्या हो, देखिए ऐसा हल विचित्र हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचित्र हल कहलाएगा। ये है विचित्र हल। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है उसका हल करेंगे अब हम। इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव्स। टॉपिक है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब स्टार्ट होता है भैया। यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। इसके अंदर आपको एक ही कोटि के अवकल समीकरण मिलेंगे, यानी dy/dx, d² नहीं मिलेगा। प्रथम कोटि में केवल मात्र आपको ऐसा अवकल समीकरण मिलेगा dy/dx प्लस 3y बराबर 0। तो इसका आपको हल निकालना है जिसमें आपको dy और dx में रिलेशन मिलेगा। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, यानी जो मेथड है देखिए इसमें कैसे इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर m dx प्लस n dy बराबर 0 ऐसी इक्वेशन बनेगी जहां पर m तथा n क्या है, अचर भी हैं, चर तथा अचर दोनों हो सकते हैं, अचर दोनों हो सकते हैं।
और आपको dx dy यानी यहां पर आपको 2 वाले नहीं मिलेंगे, 2 कोटि का अवकल समीकरण नहीं मिलेगा, केवल मात्र 1 कोटि का ही और 1 घात का ही, ऊपर पावरें भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम ये इसका हल करेंगे तो उसके बाद आएगा प्रथम कोटि और उसके बाद घातें बढ़ती जाएंगी, उसका आपको निकालना, फिर द्वितीय कोटि वाले। बस ऐसे ही मैटर है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। आप चीजें सोल्व करेंगे अच्छे से तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो उसमें अब आपको इनमें हल निकालना है अवकल समीकरण का। 12th में भी आपने पढ़ा है चरों का पृथक्करण, सबसे इजी है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आप उलझ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्वेच अचर समघात, तो सबसे पहला आपका आता है कौन सा, चरों का पृथक्करण। मैं देखिए आपको पहला मेथड है चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण यानी जो चर हैं आपके पास dy और dx है, उनको जो चर आएंगे इसके x और y के आएंगे, तो उनको x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है और उससे जो x y के रिजल्ट आएंगे। अब देखिए dy और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा, और x का करेंगे dx का करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, यानी y और x में आपको रिलेशन मिल जाएगा और y और x में आपके पास कोई समीकरण बनेगा, वही तो आपका अवकल समीकरण का हल होगा। ऐसे ही आपको चरों का पृथक्करण करना है। क्वेश्चन के साथ इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास dy अपॉन dx बराबर है आपके पास x प्लस 1 अपॉन में है 2 माइनस y, तो का हल है, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या y बराबर 2 हो सकता है, y बराबर 2 नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब इसे आपको चरों के पृथक्करण मेथड से करना है। देखिए जितने हम क्वेश्चन से टॉपिक को समझेंगे, यानी जो आपके गणित में एक शिक्षण विधि है, जो हम टीचिंग मेथड करेंगे उदाहरण से नियम की ओर, तो इससे उदाहरण से हम नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं चरों का पृथक्करण, और सबसे अच्छी विधि भी है उदाहरण से नियम वाली, तो यही हम करते हैं। चलिए आगमन विधि से, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dx x प्लस 1 2 माइनस y, चरों का पृथक्करण से तात्पर्य क्या है कि x वालों को एक तरफ रखें और y वालों को एक तरफ रखें। अब dx वाले हैं तो वहां पर x वाले रखें, और y dy वाले थे वहां पर y वाले आप फंक्शंस रखिए। अब देखिए यहां से अगर हम करते हैं तो y वाला ये इधर आएगा dy 2 माइनस y, और x वाला ये इधर जाएगा dx बराबर x प्लस 1 dx। तो ये तो हो गया चरों का पृथक्करण। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों पक्षों में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्यूशन तभी तो निकलेगा। अब dy है यहां से हटाना है, तो dy का y कब बनेगा, जब आप इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा दूंगा इसका चरों का पृथक्करण वाले, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं भैया। वो क्वेश्चन आप जितने ज्यादा निकालोगे तभी तो आपका हाथ इसमें साफ होगा, तभी आप ज्यादा चीजें निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। जैसे ही मैंने इस लेक्चर के अंदर टॉपिक करवा दिया, तो जितना भी आपके पास मैटर है, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हैं, उनको सोल्व कीजिए। पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आप जो भी आपके पास बुक है उनमें से क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये देखिए ये आपके 12th में भी है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। ये 12th की बुक में से क्वेश्चन था, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इसमें आप भी देख सकते हैं लेक्चर के अंदर आधा या 45 मिनट के लेक्चर में हम कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो dy 2 माइनस y, देखिए समाकलन करना है तो 2 माइनस y dy, और इधर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 dx। अब बताएं मुझे, आप समाकलन करेंगे तो 2 का क्या होगा 2y, और आपके पास माइनस y है, माइनस y वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1, और ऐसा ही इधर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर x होगा, और प्लस यहाँ पर भी एक आपके पास कांस्टेंट आएगा c2, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको सोल्व करना है, और जो आपके पास इक्वेशन जो भी रिजल्ट बने, वैसे आपका सॉल्यूशन इतना है, लेकिन आपको उसमें तो ऑप्शन सही करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना है। तो देखिए आगे थोड़ा सा इसे और सोल्व करते हैं। इसे हम
अब देखिए यहां पर और क्या चीजें बनती हैं, 2y माइनस वाई स्क्वायर, यहां से एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेंगे तो 4y माइनस वाई स्क्वायर अपो प्लस 2c1, ठीक है, बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c2, ठीक है। तो 2 से 2 जो नीचे था वो कैंसिल हो गया दोनों में। अब देखिए 4y माइनस वाई स्क्वायर, यहां से y आप कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस वाई, और ये दोनों कांस्टेंट इनको एक इकट्ठा लिख दीजिए एक साथ, और यहां पर भी आप माइनस का x एक कॉमन ले लीजिए, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस आपके पास 2 बचा, और यहां पर जो कांस्टेंट है प्लस c बड़ा लिख दीजिए बराबर 0। तो ऐसा कुछ आपको सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। ये हो गया चरों का पृथक्करण। एक एग्जांपल और छोटा सा हम करते हैं ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपका बेनिफिट होगा। बस मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, क्वेश्चन निकालें दबाकर, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता है कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें करने भी जरूरी है। करेंगे कब? जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करें भाई। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं करवाता हूं इसका। आपके पास क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आपके जो समाकलन है वो भी क्लियर होंगे। और देखिए उसमें सिंपल सा समाकलन था वो क्लियर कर दिया, आपको पता चल गया भाई x का समाकलन dx के सापेक्ष करेंगे तो उसमें x की पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसी पावरें चलती हैं, ऐसी समाकलन होगा। अब एक और प्रकार का समाकलन साथ में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तभी तो मैं कह रहा हूं आपका बेनिफिट बहुत है इसमें। ये बुक आप अच्छे से पढ़ें तो आप लगभग इस बुक के तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समाकलन भी आप सही करेंगे, अवकलन भी आप सही करेंगे। तो लगभग 20-25 क्वेश्चंस का भार ये अकेली बुक ले रखा है इसने। क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx dy, सॉरी, और माइनस में अवकल समीकरण है आपके पास e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x और dx बराबर 0। यही है ना, e की पावर x माइनस e की पावर x। हाँ, अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको चरों का पृथक्करण आपको मेथड यूज करना ही करना है। सबसे पहले करके देखिए कि चरों के पृथक्करण से होता है या नहीं होता, यानी बाद में जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये चरों का पृथक्करण यहाँ से होगा या नहीं होगा, हमें कौन सा मेथड लगाना है जी। ये सब प्रैक्टिस का कमाल होगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालें। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आपके पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यही तो आएगा। एक मिनट, यही तो आएगा ना? सही है, चलिए चीजें सही चल रही हैं। देखिए dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस, यही तो आएगा। अब देखिए इसमें जो मेथड है चरों का पृथक्करण वाला लगाएं, चरों के पृथक्करण से, ठीक है। देखिए अब dy बराबर होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, अब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब देखिए दोस्तों यहां पर आ गया ऐसा। अब यहां पर दोनों पक्षों में आपको समाकलन करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो क्या आप ऐसा समाकलन कर पाएंगे? अब साथ में समाकलन भी क्लियर हो रहे हैं। अगर ऐसी चीजें आए तो आपको एक प्रतिस्थापन मेथड पता होगा, यानी आप किसी को टी के बराबर मानते हैं तो उसमें एक अन्य ही चर के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले माना, देखिए अब कौन सा माने, ऊपर वाला माने या नीचे वाला माने, जिससे आपका रिजल्ट निकल जाए। तो यहां से देखिए चाहे नीचे वाला मान ले या ऊपर वाला मान ले, दोनों में आपका मान सकते हैं, लेकिन मैं ये नीचे वाला मानता हूं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर मैंने t मान लिया। तो क्या करते हैं, इसके अंदर समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे सॉरी, e की पावर x, और ये e की पावर माइनस x का माइनस आगे आएगा e की पावर माइनस x, और दोनों में dx आएगा, dx बराबर dt। तो इस जगह मैं क्या रख सकता हूं, इस जगह इतने पार्ट की जगह dt रखूंगा। तो दोनों में क्या समीकरण बनेगा मेरा,
डी वाई बराबर यहां पर आपका बना डी टी अपॉन टी, और दोनों का समाकलन आप करेंगे तो इसका y हो गया और इसका log t प्लस log c। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप log में माने चाहे किसी भी प्रकार से मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैंने इसे सुविधा अनुसार ऐसा माना है। y बराबर, अब t की जगह क्या माना था आपने वो रख दीजिए। t की जगह आपने माना था e की पावर x log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस log c। तो ये आपका दोस्तों सॉल्यूशन आ गया। बस इतना है, कुछ भी log c माने, या इसको आप डायरेक्ट c भी रख सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते, जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ये c मल्टीप्लाई में लगा रखा है, log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगा रखी है इसने, तो आप ऐसा इसमें लिख सकते हैं। बाकी ये सॉल्यूशन आपका ये होगा। तो ये हुआ दोस्तों चरों का पृथक्करण मेथड। चरों का पृथक्करण, चरों को अलग अलग आप करके और उसका समाकलन करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें हम इतना ही, एक दो क्वेश्चन और कर ले चाहे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें तो ये रहनी है, कितनी प्रैक्टिस करा दो चाहे मैं, प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों चरों का पृथक्करण। ठीक है, उम्मीद है आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया व्यापक हल। व्यापक हल क्या था कि जो कोई आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर उतने स्वेच्छ अचर होंगे जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट हल पढ़ा। विशिष्ट हल में क्या था, जो व्यापक हल था उसमें जो कांस्टेंट थे उसको विशिष्ट मान देना। ए बराबर हमने 2 लिखा, एक एग्जांपल भी मैंने आपको कराया था अच्छे तरीके से, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको विशिष्ट हल पूरा ही क्लियर हो गया था, जिसमें सी की वैल्यू हमने निकाली थी x बराबर 0 और y बराबर 1 रखकर, जो हमें आपके क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद विचित्र हल के बारे में पढ़ा, यानी कोई ऐसा हल जिसके अंदर विशिष्ट मान देने पर भी कुछ हल नहीं प्राप्त होता है, तो वो विचित्र हल था। उसके बाद चरों का पृथक्करण वाला, ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाली हमने अवकल समीकरण स्टार्ट किए, उसका सॉल्यूशन हमने आप तक पहुंचाया। तो ये है चीजें, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो समघात वाला है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब सारे थोड़े ना होंगे इससे चरों के पृथक्करण से, चरों का पृथक्करण भी नहीं होगा आगे, तो आपको समघात वाला मेथड लगाना पड़ेगा। समघात वाला क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। थोड़ा शेयर भी कर दिया करें जिससे हमारा हौसला बढ़ सके, और भी अच्छे अच्छे जो वर्क आपके लिए कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो भी सफल हो सके। चलिए आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।